हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। सो आज की वीडियो में हम अपना नया टॉपिक दैट इज़ द एमरजेंसी प्रोविजंस इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो एमरजेंसी प्रोविज़न ये हमारा नया टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। एमरजेंसी प्रोविज़न इज रिटन इन द पार्ट 18। पार्ट 18 में लिखे हुए हैं एमरजेंसी प्रोविज़न फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360। आर्टिकल 352 टू 360 पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस लिखे हुए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के इमरजेंसी का जिक्र है, दैट इज द नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड वन इज द प्रेसिडेंट रूल, थर्ड वन इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर आती है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 के आती है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी इज अंडर आर्टिकल 360। सो ये 3 तरह की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हुई हैं। हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, बट दिस इज द नेसेसरी एविल, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है, जब इमरजेंसी लगाई जाती है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारी इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है इन द यूनिटरी स्ट्रक्चर। सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर डिवाइड ना होकर सिर्फ सारी पावर्स किसके हाथ में आ जाती हैं, सेंटर के हाथ में आ जाती हैं। सो इमरजेंसी के टाइम पर टेम्पररी हमारा फेडरल सिस्टम किस में बदल जाता है, यूनिटरी सिस्टम में बदल जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाती है इसमें इन द हैंड्स ऑफ सेंटर। दैट्स व्हाई वी नीड इट ओनली इन द कंटिंजेंसी। सिर्फ हमें कंटिंजेंसी के समय ही ज़रूरत होती है इसकी, अदरवाइज हमारे पास हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 भी इसी बारे में बात करता है। ये बोलता है कि ये इमरजेंसी के टाइम पर ड्यूटी है ऑफ द यूनियन, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट, प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट द external aggression and the internal disturbance, external aggression and the internal disturbances. So आर्टिकल 355 क्या बोलता है, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड टू ensure that the government of every state, government of every state is carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India. ओके, सो आर्टिकल 355 ये बताता है यूनियन की ड्यूटी क्या है ड्यूरिंग द एमरजेंसी। एमरजेंसी आ जाए तो यूनियन की ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, एंड इसके साथ साथ ये देखे कि स्टेट अपने जो भी फंक्शन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी फंक्शन कर रही है, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या नहीं है। और ये ऐसा क्यों होता है कि ये ड्यूटी क्यों हो जाती है, यूनियन की ड्यूटी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल से यूनिटरी में बदल जाता है, फेडरल से किस में बदल जाता है, यूनिटरी में बदल जाता है। यानी कि सारी पावर यूनियन के हाथ में है। जब पावर है तो उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी, पावर प्लस ड्यूटीज़ साथ आती हैं, क्योंकि तो पावर के साथ साथ यूनियन के पास क्या आई, ड्यूटी भी आई। आर्टिकल 355 क्लियर। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि हिटलर
Hitler, the rise of the Hitler was added by the emergency provisions in the Constitution of Germany. जब हिटलर का राइज हुआ था इन द 1930s, वो उसकी हेल्प किसने की थी? उसकी हेल्प की थी इट इज़ एडेड बाय द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी। 1990 में क्या हुआ था जर्मनी में? 1990 में जर्मनी ने मोनार्की एबोलिश करके रिपब्लिक एस्टेब्लिश की थी एंड इट दिस वाज नोन एज वियमार रिपब्लिक। उसको क्या बोला गया? वियमर्स रिपब्लिक। इसने खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48 रखा जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस लिखे, इमरजेंसी प्रोविजंस लिखे। एंड इसी के बाद 1930s आते आते जर्मनी वॉज सफर्ड प्राइमरीली ड्यू टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रहा था एंड जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था जर्मनी में। सो इसी के टाइम पर 1930s में क्या होता है, एक नई पार्टी का जन्म होता है जर्मनी में, दैट इज़ नाजी पार्टी। कौन सी पार्टी का जन्म होता है? नाजी पार्टी का जन्म होता है, जिसको हम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम जानते हैं नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। और इस पार्टी का जो मेन हीरो होता है वो होता है हिटलर। हिटलर जो होता है वो 1931 में इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन जीत जाता है और जर्मनी का चांसलर बन जाता है। तो जर्मनी का चांसलर तो बन जाता है बट वो चांसलर बन के खुश नहीं था, उसको एक्सट्रीम पावर चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती है? एक्सट्रीम पावर चाहिए होती है उसको। हिटलर को लगता है कि मुझे जितनी भी पावर्स हैं वो सारी मुझ में आनी चाहिए, मुझ में ही सुप्रीमेसी होनी चाहिए, मैं ही सुप्रीम होना चाहिए हूँ। सो वो क्या करता है, वो एक काम करता है, दैट इज़ वो जर्मनी की जो पार्लियामेंट होती है उसमें आग लगवा देता है, आग लगवा देता है। और उसका जो इल्ज़ाम है वो डाल देता है कम्युनिस्ट पार्टी पर। किस पर डाल देता है? कम्युनिस्ट पार्टी पर डाल देता है। ये बात है 27 फरवरी 1933 की। 27 फरवरी 1933 में ये सारा काम होता है। एंड उसके बाद हिटलर क्या बोलता है? हिटलर कहता है कि जर्मनी इज़ अंडर थ्रेट, जर्मनी इज़ अंडर अटैक। जर्मनी पर अटैक हुआ है, जर्मनी पर थ्रेट मंडरा रहा है। इसलिए वो क्या करता है, जर्मनी को सेव करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस लगा देता है। इट इन्वोक द इमरजेंसी। वो बोलता है कि इमरजेंसी लगाने से जर्मनी बच सकती है। जब वो इमरजेंसी लगाता है तो एक एक्ट आता है, दैट इज़ द इनेबलिंग एक्ट 1933। इनेबलिंग एक्ट 1933 की मदद से हिटलर एक डिक्टेटर बन जाता है। डिक्टोरियल पावर्स जो थी वो हिटलर के हाथ में आ जाती हैं बाय इनेबलिंग एक्ट 1933। तो इस पूरे डिस्कशन से हमें एक चीज़ समझ में आ गई, दैट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज रिस्की। क्योंकि एट लास्ट इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड नहीं हो जाता, जब तक हिटलर का भी एंड नहीं होता। 1930s से आया हुआ बंदा 1945 तक लड़ता है अपनी इमरजेंसी प्रोविजंस के बेसिस पर ही। एक्चुअल जो इमरजेंसी प्रोविजंस थे उनके बेसिस पर ही हिटलर का राइज होता है, क्योंकि उसमें इमरजेंसी के टाइम पर कंसंट्रेशन आ गई थी। एंड इसी के टाइम पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसी के बाद 1946 में। एंड हमने भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस रखे इन द पार्ट 18।
इस बात पर डिस्कशन भी हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इस बात पर डिबेट एंड डिस्कशन हुआ दैट हमें इमरजेंसी प्रोविज़न रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी प्रोविज़न का जो पास्ट था रिलेटेड टू द हिटलर वो बहुत ज़्यादा भयानक था, बहुत ज़्यादा टेरिबल था। तो लोगों ने, जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स थे, उन्होंने सोचा कि हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, बट फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम इमरजेंसी प्रोविजंस रखेंगे, बट हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी रखेंगे, हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी रखेंगे टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर डेमोक्रेसी। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारे पहली इमरजेंसी दैट इज द नेशनल इमरजेंसी रिटन इन द आर्टिकल 352, इसको पढ़ते हैं। आर्टिकल 352 का क्लॉज 1 कहता है दैट इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, if the president is satisfied that a grave threat exists to the security of India, grave threat exists to the security of India or a part of India, security of India or a part of India on the grounds of war, external aggression or the internal disturbances, he may by the proclamation impose the national emergency in the India or the part of India। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो, यहाँ पर प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन का मतलब है इट इज़ द नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट द डिस्क्रिशनरी सेटिस्फैक्शन, इट इज़ द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो एडवाइस कौन देगा, इमरजेंसी लगाने की यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर एडवाइस देते हैं देन इमरजेंसी लगाई जा सकती है। यहाँ पर इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, खुद उसकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन या फिर उसकी पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं है। यहाँ पर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर हम कह सकते हैं कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर बात की गई है। अगर इनको लगता है कि कोई थ्रेट है हमारी इंडिया की सिक्योरिटी पर या फिर कोई भी इंडिया के पार्ट पर कोई भी थ्रेट है, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और द इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो प्रेसिडेंट बाय द प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं इन द इंडिया और द पार्ट ऑफ द इंडिया। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, अब बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था इसकी जगह आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया। सो अब कौन कौन से ग्राउंड थे, पहले कौन कौन से ग्राउंड थे, तो याद रखना पहले भी 3 ग्राउंड थे, अब भी 3 ग्राउंड है। पहले वॉर था, एक्सटर्नल एग्रेशन था एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस था। अब वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, प्लस में आर्म्ड रिवेलियन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से 3 ग्राउंड हैं जिन पर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो 3 ग्राउंड कौन से हैं, अगर कोई वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से या फिर आर्म्ड रिवेलियन की वजह से लगाई जा सकती है। ये भी पूछा जा सकता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पहले कौन से 3 ग्राउंड थे जिन पर इमरजेंसी लगाई जाती थी। तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो कौन लगाता है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं, बट उनकी खुद की मर्जी नहीं होती है, ये एडवाइस होती है बाय द कैबिनेट और द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अलावा अगर इमिनेंट डेंजर हो ऑफ द वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द आर्म्ड रिवेलियन, तो भी क्या लगाई जा सकती है, तो भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल इमिनेंट डेंजर मतलब जो चीज़ अभी हुई नहीं है पर हो सकती है,
फॉर एग्जाम्पल, हमें लगता है कि पाकिस्तान ने कोशिश स्टार्ट कर दी है टू अटैक ऑन इंडिया। इंडिया पर अटैक करने की उसने पूरी तैयारी कर ली है, वो इंडिया पर अटैक करेगा, हमें लगता है ऐसा। तो हाईली पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अब इंडिया पर अटैक करेगा। उसने सारी मिसाइलों का मुंह जो है इंडिया की तरफ कर दिया है, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि अब वो अटैक करने वाला है इंडिया की तरफ। तो ये दिस इज द इमिनेंट डेंजर। ये क्या हो गया? इमिनेंट डेंजर हो गया। अब इंडिया वॉर के बेसिस पर, अभी वॉर चालू नहीं हुआ है, बट इमिनेंट डेंजर है कि वॉर हो जाए, तो भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगर वॉर चालू है तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है, अगर लगता है कि वॉर हो सकता है तो भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है या ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है तो भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसके अलावा आर्म्ड रिवेलियन अगर हो रहा हो या फिर ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर आर्म्ड रिवेलियन हो सकता है तो भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। If the war, external aggression and armed rebellion is imminent, then also Article 352 triggered, ठीक है। आर्टिकल 352 का क्लॉज 2 बोलता है that a proclamation issued under clause 1 may be revoked by a subsequent proclamation। यानी कि पहले कोई प्रोक्लेमेशन चल रहा है, उस पहले वाले प्रोक्लेमेशन को चेंज किया जा सकता है बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, आने वाली प्रोक्लेमेशन। यानी कि एमरजेंसी इज एज ऑन नीड बेसिस है, जैसी ज़रूरत पड़ेगी आप इमरजेंसी को उस तरह से ढाल सकते हो। सो आर्टिकल 352 का क्लॉज 2 ये बोलता है। आर्टिकल 352 का क्लॉज 3 कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू अ प्रोक्लेमेशन अंडर क्लॉज 1 or a proclamation varying such proclamation unless the decision of the Union Cabinet that such proclamation may be issued by the written advice, ठीक है। इसका मतलब है, ये बोलता है कि जब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी नहीं लगा सकता, इमरजेंसी तब तक प्रोवोक नहीं होगी जब तक कैबिनेट रिटर्न एडवाइस ना दे दे टू द प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है? यानी कि प्रेसिडेंट है, उसको पीएम ने बोल दिया कि आपको इमरजेंसी लगानी है, तो अब आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है, अब प्रेसिडेंट सिर्फ पीएम के कहने पर, सिर्फ पीएम के ओरली बोलने पर इमरजेंसी नहीं लगा सकता। उसके लिए प्रोक्लेमेशन को इशू करने के लिए प्रेसिडेंट को कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस की ज़रूरत है। अगर रिटर्न एडवाइस आती है यूनियन कैबिनेट की तरफ से टू द प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट इमरजेंसी को लगा सकता है, यानी कि प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है, अदरवाइज वो इशू नहीं कर सकता। आई होप दिस इज क्लियर। सो प्रेसिडेंट ने क्या किया? प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन को इशू किया, प्रोक्लेमेशन को इशू किया। उसके बाद क्या होगा? इमरजेंसी लग जाएगी, इमरजेंसी एक्टिव इन द इंडिया और इन द पार्ट ऑफ इंडिया, एंड इसके बाद विद इन द 1 month और द 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? लेजिस्लेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस से लेजिस्लेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप लेजिस्लेटिव अप्रूवल नहीं ले पाते हो, देन इमरजेंसी इज रिवोक, इमरजेंसी क्या हो जाएगी? रिवोक्ड हो जाएगी।
लेजिस्लेटिव अप्रूवल का मतलब है द मोशन imposing emergency must be passed by the majority of 2/3 present and voting plus absolute majority. सो लेजिस्लेटिव अप्रूवल का मतलब है कि जिस मोशन से इमरजेंसी लगाई गई है उस मोशन को पास करना मांगता है फ्रॉम द बोथ हाउसेज बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट इज द स्पेशल मेजोरिटी. ये क्या है? स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए फ्रॉम बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज से, राज्यसभा से भी एंड लोकसभा से भी. स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा देन ही एमरजेंसी इन्वोक रह सकती है, अदरवाइज एमरजेंसी रिवोक हो जाएगी. लेजिस्लेटिव अप्रूवल को बढ़ाने के लिए विद इन द 6 मंथ आपको दोबारा से लेजिस्लेटिव अप्रूवल आपको मिल चुका है. लेजिस्लेटिव अप्रूवल मिलने के बाद 6 मंथ के लिए इमरजेंसी बढ़ जाएगी. अगर आपको दोबारा से इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है तो आपको दोबारा से लेजिस्लेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, आपने लेजिस्लेटिव अप्रूवल लिया 1 जनवरी को, ठीक है. सो 1 जनवरी के बाद 6 मंथ के लिए यानी कि 1 जून तक क्या हो गई? इमरजेंसी एक्सटेंड हो गई. अब 1 जून से पहले पहले आपको दोबारा से लेजिस्लेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा टू एक्सटेंड अनदर 6 मंथ, अगले 6 महीने के लिए, यानी कि दिसंबर तक अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से लेजिस्लेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा, दोबारा से दोनों हाउसेस से पास करवाना पड़ेगा बाया स्पेशल मेजोरिटी. अगर दोनों हाउसेस से पास हो जाता है देन अनदर 6 मंथ के लिए बढ़ाया जा सकता है. एंड ऐसे करते करते आप इसको इनफाइनाइट टाइम बढ़ा सकते हैं एंड फॉर इंडेफिनिट टाइम, मतलब कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं और कितनी भी देर के लिए बढ़ा सकते हैं. हर बार लेजिस्लेटिव अप्रूवल से 6 मंथ के लिए ये इमरजेंसी बढ़ सकती है. ये जो स्पेशल मेजोरिटी हुई है, ये स्पेशल मेजोरिटी हमें आर्टिकल 368 में भी चाहिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोशिश करते हैं अंडर आर्टिकल 368, तो भी हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, दैट इज 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस में एब्सोल्यूट मेजोरिटी. इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है बिकॉज इन अ वे हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्या कर रहे हैं? हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ फेडरल, और हम फेडरल से क्या बना रहे हैं? हम फेडरल से बना रहे हैं इसको यूनिटरी. तो इन अ वे हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए. बट ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई है. इससे पहले हमें एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती थी. सिंपल मेजोरिटी से हम इमरजेंसी को लगा सकते थे, बट अब सिंपल मेजोरिटी ना ही चाहिए, हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए. सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 बहुत सारे चेंजेस लेकर आया. हमने काफ़ी सारे चेंजेस पढ़ लिए हैं. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पहले, इससे पहले ओरल एडवाइस दी जाती थी, ठीक है. रिटन एडवाइस की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी. इसके अलावा लेजिस्लेटिव जो अप्रूवल था वो विद इन 2 मंथ था, 2 महीने के अंदर अंदर आपको लेजिस्लेटिव अप्रूवल चाहिए. एंड लेजिस्लेटिव अप्रूवल के बाद जो इमरजेंसी है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी जाती थी. बट 1978 के बाद हमें रिटन एडवाइस मैंडेटरी कर दी गई कि आपको रिटन एडवाइस ही देनी पड़ेगी. सिंपल मेजोरिटी की जगह स्पेशल मेजोरिटी रख दी गई. इसके अलावा लेजिस्लेटिव अप्रूवल आपको 2 मंथ की जगह 1 मंथ में लेना कंपलसरी है. एंड लेजिस्लेटिव अप्रूवल के बाद इमरजेंसी 1 साल के लिए ना बढ़कर 6 मंथ के लिए बढ़ाई जा सकती है.
ये सब चेंजेस आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद आए। इसके अलावा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ऑल्सो एडेड वन एडिशनल वे टू रिवोक इमरजेंसी। इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए एक और तरीका निकाला इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने। दिस इज द 1/10 ऑफ द लोकसभा मेंबर साइन अ नोटिस। 1/10 ऑफ द लोकसभा मेंबर एक नोटिस को साइन करेंगे और ये जो नोटिस है वो भेजा जाएगा स्पीकर के पास। अगर हाउस सेशन में है तो, हाउस अगर सेशन में है तो स्पीकर के पास भेजा जाएगा। अगर हाउस सेशन में नहीं है देन वो भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। इफ हाउस इन द सेशन देन इट इज सेंड टू द स्पीकर एंड इफ हाउस इज नॉट इन द सेशन देन इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट। एंड इसके बाद क्या होगा, एक स्पेशल सिटिंग होगी विद इन द 14 डेज। 14 दिन के भीतर भीतर एक स्पेशल सिटिंग होगी एंड इस सिटिंग में इफ इट इज पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी, एक मोशन रिजोल्यूशन लेकर आएंगे, एक मोशन लेकर आएंगे। अगर ये मोशन सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है देन इमरजेंसी को रिवोक कर दिया जाएगा, इमरजेंसी रिवोक्ड। तो ये किससे जुड़ा था, ये मेथड भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जुड़ा था। अब तक हमारी इंडिया में तीन इमरजेंसी लगी हैं, 3 नेशनल इमरजेंसीज लगी हैं। सबसे पहली लगी थी 1962 से 67 तक, दैट इज इंडो चाइना वॉर। दूसरी लगी थी 1971 से 1977, दैट इज इंडिया पाक वॉर। एंड तीसरी लगी थी 1975 टू 77, दैट इज द इंटरनल इमरजेंसी। ये दो जो थी दिस वॉज एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड दिस वॉज इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, एक बात याद रखना, हमने आर्टिकल 352 का क्लॉज 4 पढ़ा था, हमने अभी आधा पढ़ा है क्लोज 4। क्लोज 4 क्या कहता है, कहता है कि दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। अगर मतलब बोथ हाउस से लेजिस्लेटिव अप्रूवल होना चाहिए। अगर एक ही हाउस यानी कि लोकसभा डिसॉल्व है, एक ही हाउस सेशन में है, दूसरा हाउस सेशन में नहीं है, यानी कि लोकसभा डिसॉल्व है, तो क्या होगा, राज्यसभा का ही अप्रूवल, राज्यसभा का लेजिस्लेटिव अप्रूवल ही पार्लियामेंट का अप्रूवल माना जाएगा। एंड अगर राज्यसभा ने ये पास कर दिया तो माना जाएगा कि पूरी पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। और जब कभी भी लोकसभा रीअसेंबल होगी तो दिस मोशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय विद इन द 30 डेज। जब कभी भी लोकसभा रीअसेंबल होगी तो उस लोकसभा में ये मोशन 30 दिन के भीतर भीतर पास होना चाहिए। अगर पास हो जाता है देन इट इज ओके, अगर पास नहीं हो जाता है तो इमरजेंसी को रिवोक कर दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द इंटरनल इमरजेंसी। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरनल इमरजेंसी जो कि लगी थी 1975 से 1977 के बीच में इंटरनल इमरजेंसी रही थी, लगभग 2 साल के लिए रही थी, 1-1.5 साल के लिए। तो इंटरनल इमरजेंसी 1975 से 1977 का बैकग्राउंड था 1971 का इलेक्शन। 1971 में इंदिरा गांधी जी इलेक्शन लड़ रही थी फ्रॉम द रायबरेली सीट। रायबरेली सीट से वो लोकसभा के इलेक्शन लड़ रही थी। इनके अगेंस्ट में थे राज नारायण। दोनों बहुत अपनी जगह पावरफुल थे एंड जब रिजल्ट आया तो इंदिरा गांधी जी वॉन द इलेक्शन। रिजल्ट आया तो इंदिरा गांधी जी इलेक्शन जीत गई। बट राज नारायण को ये बात अच्छी नहीं लगी। राज नारायण ने आरोप लगाए कि इंदिरा गांधी ने अपनी जो पीएम की ऑफिस है
उसका मिसयूज़ किया है एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फ्लुएंस किया है, आई दैट इज इलेक्टोरल ऑफेंस किया है। क्या किया है? इलेक्टोरल ऑफेंस किया है। एंड राज नारायण ने उनके ऊपर केस कर दिया एंड केस बन गया, दैट इज राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी 1975 इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट। उस समय पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे वो थे जस्टिस सिन्हा। उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि इंदिरा गांधी जो हैं वो इलेक्टोरल ऑफेंस की गिल्टी पाई गई हैं, हैंस इंदिरा गांधी इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम की पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। उनसे बोला गया, ये जो वर्डिक्ट दिया था वो दिया था 12 जून 1975 को, और उनसे बोला गया कि आपके पास 15 डेज हैं, आपके पास 15 दिन हैं, आप क्या कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो इन द सुप्रीम कोर्ट विद इन द 15 डेज, 15 दिन में आप अपील कर सकते हो इन द सुप्रीम कोर्ट। ये सारा जो अफेयर चल रहा था ये तो चल ही रहा था, इसके साथ साथ एक और चीज़ चल रही थी इन द रामलीला मैदान न्यू दिल्ली। इसमें एक बहुत फेमस पॉलिटिक पार्टी से रिलेटेड थे, दैट इज जेपी नारायण। हालांकि उन्होंने संन्यास ले लिया था, बट स्टूडेंट के बार बार कहने पर, बिहार स्टूडेंट यूनियन जो थी उनके बार बार कहने पर जेपी नारायण ने बिहार के जो स्टूडेंट थे उनका साथ दिया और रामलीला मैदान में एक प्रोटेस्ट किया कि अगेंस्ट द करप्शन, जो बहुत ज़्यादा करप्शन फैल रहा था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी जी, उस करप्शन के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया। किसने किया? जेपी नारायण जी की लीडरशिप में बिहार छात्र संघर्ष समिति ने अगेंस्ट द इंदिरा गांधी एक प्रोटेस्ट किया। ये सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब रामलीला मैदान में भी प्रोटेस्ट चल रहा था, प्लस में इंदिरा गांधी जी अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन भी हार चुकी थी। ये सारी चीज़ें चल रही थी, उनके ऊपर डबल प्रेशर था। इंदिरा गांधी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर अलग था, प्लस में लीगल प्रेशर भी आ चुका था। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी जी अपने एडवाइज़र्स के साथ बैठी हुई थी, तो उनके एडवाइज़र में सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है सिद्धार्थ शंकर रे का, प्लस में वो अपने बेटे भी थे संजय गांधी जी, उनके साथ बैठी हुई थी। तो इन्होंने बोला, सारे एडवाइज़र्स ने बोला मिलके कि आई एम सॉरी कि जेपी नारायण आर्मी प्लस में पुलिस दोनों को भड़का रहे हैं। ये बोल रहे हैं आर्मी और पुलिस से कि आप डिसॉवे कीजिए प्रेसिडेंट की बातों का, डिसॉवे करने की बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि म्यूटिनी भड़काई जा रही है, और क्योंकि ये म्यूटिनी भड़काई जा रही है तो ये क्या हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया। एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से आप क्या कर सकते हो, आप एमरजेंसी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? एमरजेंसी लगा सकते हो। आप एमरजेंसी लगा दो, ये चांस है एमरजेंसी लगाने का। इंदिरा गांधी जी को ये बात समझ में आ गई। इंदिरा गांधी जी गई प्रेसिडेंट के पास। उस समय प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद शाह। फ़खरुद्दीन अली अहमद के पास गई और इन्होंने क्या कर दिया, इंदिरा गांधी जी के कहने पर अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ऑन द मिडनाइट ऑफ 25 जून 1975 को इमरजेंसी लग गई। एंड जब इमरजेंसी लगी तो किसी को नहीं पता था। 26 जून पर इंदिरा गांधी जी रेडियो पर आकर इमरजेंसी का डिक्लेरेशन करती हैं। रेडियो पर आकर बोलती हैं कि इमरजेंसी लगा दी गई है, रेडियो से लोगों को इन्फॉर्म करती हैं। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट मॉर्निंग ही कैबिनेट को पता लगता है कि
इमरजेंसी लगा दी गई है, यानी कि इससे पहले कैबिनेट को भी नहीं पता था कि इमरजेंसी लगा दी गई है। नेक्स्ट डे जब कैबिनेट आता है देन उनको पता चलता है कि इमरजेंसी लगा दी गई है। एंड इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है, सारे जो फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स हैं वो बैन कर दिए जाते हैं। सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग आर्टिकल 21, यानी कि राइट टू लाइफ भी नहीं, आपका फंडामेंटल राइट टू लाइफ भी नहीं है। इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी बैन कर दिया जाता है। और एक लॉ इनेक्ट हो जाता है, दैट इज मीसा 1971। इसकी फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। इस एक्ट के थ्रू प्रिवेंटिव अरेस्ट होते हैं। प्रिवेंटिव अरेस्ट में एंटायर अपोजिशन वॉज इन जेल। पूरी जो अपोजिशन थी उसको जेल में डाल दिया जाता है, इंक्लूडिंग द जयप्रकाश नारायण को भी जेल में डाला जाता है। मोरारजी देसाई थे, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी थे, उनको भी डाल दिया जाता है। वाजपेयी जी, लालू यादव जी, सबको क्या है, जेल में डाल दिया जाता है। एंड एक फन फैक्ट दैट इज कि लालू प्रसाद यादव जी जब जेल में थे, इसी टाइम पर उनकी बेटी दैट इज मीसा, उनका जन्म होता है। और वो उनकी बेटी का नाम मीसा इसलिए रख देते हैं इसी एक्ट से, क्योंकि वो उस समय जेल में थे। तो मीसा उनकी जो बेटी का नाम है वो भी इसी एक्ट दैट इज मीसा एक्ट 1971 इसी से इंस्पायर्ड है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी बैन कर दिया जाता है, तो इसके अपोजिशन के लिए, इसको अपोज करने के लिए, इसको प्रोटेस्ट करने के लिए जो इंडियन एक्सप्रेस है, द इंडियन एक्सप्रेस, वो ब्लैंक एडिटोरियल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ब्लैंक एडिटोरियल निकालते हैं। ब्लैंक एडिटोरियल निकालते हैं और इसको अपोज करते हैं इस इमरजेंसी को। ये जो पीरियड है इसको बोला जाता है डार्केस्ट आवर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी फ्रॉम द 25 जून 1975 टू द 21 मार्च 1977। इतने टाइम तक इमरजेंसी चली और इस टाइम को क्या बोला जाता है? डार्केस्ट आवर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी का डार्केस्ट आवर बोला जाता है इसको। इसके बाद 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी जी एडवाइस देती हैं कि इमरजेंसी को रिवोक कर दिया जाए, इमरजेंसी हटाई जाती है। न्यू फ्रेश इलेक्शंस का ऐलान हो जाता है और इस समय कांग्रेस हार जाती है। कांग्रेस जब हारती है तो एक नई पार्टी जीतती है, दैट इज जनता पार्टी। दिस इज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केम इनटू पावर। 1977 में पहली बार कोई ऐसी पार्टी आई थी जो कि नॉन कांग्रेस पार्टी थी। और ये आते ही क्या करते हैं? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 निकालते हैं टू टाइटन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को और टाइट करने के लिए इसके बहुत सारे हमने पहले ही पढ़ लिए हैं कि क्या क्या इसमें चेंज आता है। इसके अलावा आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये एक्ट से ही बोलते हैं कि इमरजेंसी लगे चाहे मत लगे। आर्टिकल 20 और 21 ऐसे हैं जिनको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इट कांट बी सस्पेंडेड, यानी कि अगर इमरजेंसी भी लगती है तो राइट टू लाइफ आपके पास है। आर्टिकल 20 और 21 दोनों आपके पास हैं, इनको आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। हमने देखा कि 1975 से 77 तक इंटरनल इमरजेंसी चली। इसके अलावा ये भी हमने देखा कि 1971 से 77 तक इंडिया पाक वॉर की वजह से एक्सटर्नल इमरजेंसी चल रही थी। इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी कि वॉर की वजह से एक और एक इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से दो इमरजेंसी साथ साथ चल रही थी। तो ये पॉसिबल है, एक टाइम पर दो इमरजेंसी चल रही थी और ये पॉसिबल भी है। इसके लिए इंदिरा गांधी ने 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। इस 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बोला गया कि प्रेसिडेंट तीनों ग्राउंड्स पर, यानी कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पास किया था तो तब तक
आर्म्ड रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था, तो तीनों ग्राउंड पर सिमल्टेनियसली इमरजेंसी लगा सकते हैं। दिस इज रिटन इन द आर्टिकल 352 क्लॉज 9। इसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट डिफरेंट प्रोक्लेमेशन से, मतलब अलग अलग प्रोक्लेमेशन से डिफरेंट ग्राउंड्स पर इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब वो ग्राउंड कौन कौन से हैं? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। इन तीनों ग्राउंड्स पर इमरजेंसी लगा सकते हैं। प्लस में अगर इमिनेंट डेंजर है, इमिनेंट डेंजर ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, तो भी आप क्या लगा सकते हैं? तो भी आप डिफरेंट प्रोक्लेमेशन से इमरजेंसी लगा सकते हैं। एंड दिस वाज द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब ये है कि अगर आपने आज इमरजेंसी लगाई और ये एक्ट आया है थोड़े दिन बाद, तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि ये जो एक्ट है, ये जो अमेंडमेंट है, ये इस वाले पर भी लागू होगी, पुरानी वाली इमरजेंसी पर भी लागू होगी। दिस इज द रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि ओल्ड से लेकर आते हैं इसको। ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस तो हमें याद ही है, हमने बहुत बार पढ़ लिया है मिनर्वा मिल्स केस 1980 का। तो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नेशनल इमरजेंसी भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर है, एवरीथिंग इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। अगर किसी को लगता है कि नेशनल इमरजेंसी गलत तरीके से लगाई गई है ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलिफाइड और होली एक्सटेनियस और इररेलीवेंट फैक्ट्स, अगर इररेलीवेंट फैक्ट है कोई भी, अगर इमरजेंसी गलत तरीके से लगाई गई है तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट। ही किसने बोला था? मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।